हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। अगर क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 13 मार्क्स में टोटल पूछा जाता है। इसका सिलेबस क्या है एक बार आओ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में देखना, ओम्स लॉ को देखना है कि ओम्स लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखना है जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस होंगे। साथ में देखेंगे यूजेस क्या होते हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के डेली लाइफ में, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे एंड यूज इन डेली लाइफ के बारे में देखेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और इलेक्ट्रिक पावर को कैसे इंटर रिलेट किया जा सकता है, और साथ में हम लोगों ने पी, वी, आई और आर से जितने भी फार्मूले निकल के आते हैं इनसे इंटर रिलेटेड उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे पढ़ा होगा P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का ये सिलेबस लगा है आधे पोर्शन का। इसके बाद में जो पोर्शन बचता है वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं सबसे पहले, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जैसे मास होता है मैटर से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैटर से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है या उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आई रिपीट की फिर से बोल देते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात की जाए तो इन जनरल वे में बोला जाता है वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या रिपेल करती है, या फिर उसको इन जनरल हम अगर अच्छे वर्ड में बोलें जो कि हर जगह वेरीफाई हो जाए, उसमें कोई भी दिक्कत ना रहे, तो ऐसे बोल सकते हैं वो प्रॉपर्टी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है या फिर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड इन मैटर, मैटर के साथ एसोसिएट करती है जैसे मास करता है, ड्यू टू विच इसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस कर सकती है, एंड एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंस कर सकती है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम एंड इज स्केलर क्वांटिटी, ये हो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट कूलम में लिखी जाती है। तो बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है या फिर उनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है आपके सामने, उस चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने अगर आप लेकर के जाते हैं तो होता है क्या है, वो चार्ज ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी या तो रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करती है, अगर न्यूट्रल भी होती तो भी अट्रैक्ट हो जाती है, होता है। तो इस तरह से अभी देखेंगे कैसे कैसे होता है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हो, कोई करंट कैरिंग वायर, उसके पास में अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है और प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। और इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक सिल्क का कपड़ा था, रेशम का कपड़ा है, इसको क्या किया गया, ग्लास रॉड के साथ रगड़ा गया, तो देखा ये गया ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हुआ। कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा कौन निगेटिवली चार्ज होगा, ये डिसाइड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस मटेरियल या जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज रख लेता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है या पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर। एक एग्जांपल और है, दूसरा है, अगर कैट स्किन को इबोनाइट रॉड के साथ रब किया जाए, कैट स्किन है बिल्ली की खाल, उसको इबोनाइट रॉड के साथ अगर रब किया जाता है तो इबोनाइट की रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाती है, और यहां पर ये कैट स्किन लिखा है, ये कैट स्किन कर लेना, कैट स्किन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस तरह से चार्ज को डिफाइन किया जाता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करने के काम आती है या फिर उनको एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है। कूलम में मेजर किया जाता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पढ़ा होगा। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर कहा जाता है, जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी मैटर करती है उनको हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, 9th में पढ़ा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी कह रही है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कब आते हैं ये? तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर भी ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुई, सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हुआ। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज का मतलब इसके अंदर क्या हुए, निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो थे, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो थे, बेसिकली भी आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है तो यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कोई पूछता है कि पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है तो बताएंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
किसी ऑब्जेक्ट में अगर ऐसा होता है तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज, और अगर जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोला जाता है नेगेटिवली चार्ज। तो आज के बाद बोलेंगे दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज वो होंगे जिनमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, नेगेटिवली चार्ज वो होंगे जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बाइफरकेशन। ठीक है, चार्ज की बाइफरकेशन बोल सकते हो। फर्दर आगे है अनलाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। आओ कुछ फिगर की मदद से समझते हैं। यहां पर देखो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, दोनों को आमने सामने लेकर के आया गया, रिपल्सन हुआ, सेम है, दोनों के नेचर सेम है, लाइक चार्जेस हैं। नेगेटिव नेगेटिव, सिल्क क्लॉथ रिपेल कर रहे थे, एबोनाइट रॉड रिपेल कर रही थी। एबोनाइट यहां पर ये एबोनाइट रॉड है, ये ग्लास रॉड है, अट्रैक्ट कर रही थी। सिल्क क्लॉथ यहां पर ये कैटस्किन है, ठीक, कैटस्किन रिपेल कर रही थी, और यहां पर सिल्क क्लॉथ और कैटस्किन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। वहां पर कैटस्किन इसको कर लेना कैटस्किन, इसको कर लेना सिल्क क्लॉथ कैटस्किन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव अपोजिट चार्ज था। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? The charge is quantized, that is, it comes as integral multiple of individual small units. ठीक है, called the elementary charge E about 1.6 into 10 to the power minus 19. इसको ऐसे समझना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होती है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की या तो डिफिशियंसी होती है या तो एक्सेस हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर डिफिशियंसी होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस में हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो अब इसमें यह माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब फर्दर उसका डिवीजन नहीं किया जा सकता, वो सबसे छोटा चार्ज है, और वो सबसे छोटा चार्ज है। तो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें आइडिया देती है अबाउट चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्वांटाइज होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे, कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज अगर तो उसमें कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे। जैसे मान लो हमारे पास यहां कहीं पर ये सिल्क क्लॉथ, यही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास ये कोई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखें तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है या फिर एक्सेस है, यहां पर तो डिफिशियंसी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पर जो चार्ज होता है उसको लिखा जाता है कि इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस कब लिखा जाता है, माइनस कब लिखा जाता है, दैट विल डिपेंड, किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ चार्जेस के ऊपर। पॉजिटिवली चार्ज होगा तो प्लस एनी से लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज होगा तो माइनस एनी से लिखेंगे। अब पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेस है दैट मींस नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखा जाएगा साइन, और अगर नंबर ऑफ डिफिशियंसी है, कुछ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, दैट मींस यहां पर पॉजिटिव चार्ज से लिखा जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? चार्जेस पर डिपेंड करेगा। चार्जेस कैसे होते हैं? तो अगली स्लाइड में हम लोगों ने देखा दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज वो जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज वो जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर लिखना चाहिए तो लिख ली, पॉजिटिव चार्ज जो होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए होगा, और नेगेटिव जो साइन होता है यहां पर वो नेगेटिवली चार्ज के लिए होगा। यहां पर सही कर लेना, ये नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए होगा ये वाला। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि कहा जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का मतलब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए, चलो ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा गया डिफिशियंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। कोई कहता चार्ज बताओ तो कहोगे चार्ज। डिफिशियंसी का मतलब होता है प्लस, लगा दिया प्लस, फिर लगाएंगे n इंटू ई। n का मतलब नंबर है 2, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 19 का मतलब ई की वैल्यू जो होती है वो लिखी जाती है 1.6। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.2 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा, कूलाम में हो जाएगा, इसकी यूनिट कूलाम होती है। अब कोई कहता है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और वो माइनस का है, ये चार्ज है, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी या एक्सेस होगा? एक एक को पढ़ो। माइनस साइन क्या बताएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। फिर साथ में इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो Q इज इक्वल टू में NE लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से N इज इक्वल टू आएगा Q बाई E। Q की वैल्यू कितनी है, तो मैग्नीट्यूड रख दो 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाई में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखो यहां से 4 टाइम्स चला जाएगा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेस होगी वो 4 निकल के आएगी। तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि जो भी चार्ज लिखा जाएगा वो एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आगे जब आप क्लास 12th में जाएंगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ाया जाता है कि इससे भी छोटे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो स्टेशनरी नहीं होते या कह सकते स्टेबल नहीं होते, तो तब भी जो स्मॉल यूनिट लिखी जाती है चार्ज की वो ई ही लिखी जाती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे। आगे बात करते हैं इसके आगे बात करते हैं टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझते हैं आओ। जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड को अपने, देखो पहला एग्जांपल ही लिया तो सारी चीजें इसी से एक्सप्लेन करेंगे। सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ आपने रब किया तो पहले दोनों न्यूट्रल थे कि नहीं, दोनों न्यूट्रल। तो यहां पर जो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज बनेंगे, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो दोनों पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर जैसे मान लो इसके ऊपर हम लिखें तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और यहां पर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। रबिंग में दोनों ऑब्जेक्ट थी, दोनों को रब किया गया, नेगेटिव चार्ज। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये दोनों इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर कोई मान लो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये सबसे अलग है, इसका किसी के साथ इंटरैक्शन नहीं है, अदर चार्ज पार्टिकल या अदर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं। अगर ऐसा है, इन दैट केस क्या होगा, इनके ऊपर जो चार्जेस जाएंगे, डिफरेंट चार्जेस जो होंगे, अपोजिट चार्जेस जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक, यहां पर देखो क्या लिखा है, अगला पॉइंट है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, दैट इज चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरी आप न्यूट्रल लेकर के आए और दोनों को आपने रब करना शुरू किया तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल है, समझिए, मान लीजिए कि आपके पास यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट आप लेकर के आए, सपोज ये न्यूट्रल है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का अमाउंट तो सेम होगा ना। तो जब इसको इसके साथ आप रब करेंगे, रबिंग में आएंगे जब दोनों, तो रबिंग में आएंगे तो इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसको चाहेगा ना देना, तो जब देना चाहेगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा, फाइनली दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगली प्रॉपर्टी के बारे में वो बात करते हैं फटाफट। अगली प्रॉपर्टी है इन ऑर्डिनरी मैटर नेगेटिव चार्ज इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज वो कौन कैरी करता है, वो प्रोटॉन्स कैरी करते हैं। थस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो बात से याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो कैरी करेंगे चार्ज वो नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन जो चार्ज कैरी करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होगा। इनका पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ऑफ कूलम लिखा जाएगा, और ये होगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लिखा जाएगा। दोनों पर चार्ज सेम होता है, बस डिफरेंट नेचर रखता है, पोलैरिटी डिफरेंट होती है। ठीक, आगे और बात करते हैं। आगे है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, देखो वही लिखा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड प्रोटॉन हैज चार्ज ऑफ प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अगला पॉइंट है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये क्या बोल गए, ये बोल गए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको चार्ज किया जा सकता है, हाँ तो किया जा सकता है। अगर उसको चार्ज किया गया है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ाए गए या तो निकाल लिए गए। तो वही बता रहे हैं कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट होंगी उनका मास जरूर होगा, लेकिन कोई मास है
वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो या जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल कह सकते हो, मान लो कोई तुमने स्फीयर लिया, कोई भी कैसी हो भी ऑब्जेक्ट ली, किसी भी शेप की ली, उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के अगर बराबर है तो क्या वो चार्ज है? नहीं, उसमें नेट चार्ज 0 है, तो उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। और अगर उसे न्यूट्रल बोलेंगे दैट मींस क्या है, चार्ज जो होगा ऑलवेज मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा, लेकिन मास जिस ऑब्जेक्ट का है वो चार्ज जरूरी नहीं है। मतलब फिर से चार्ज जो होगा मास के साथ एसोसिएट करता है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% वो चार्ज ही होगी, लेकिन अगर कोई चार्ज है ऑब्जेक्ट तो उसका मास जरूर होगा। इसका मतलब सिर्फ ये है। आगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी जितनी पढ़ी सफिशिएंट है। अगली प्रॉपर्टी है या कह सकते हो मटेरियल का हम रिवीजन कर रहे हैं, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं, द मटेरियल और सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। आप अभी करंट के बारे में मत सोचिए, आप ये जानिए कि जो अपने अंदर से चार्ज को फ्रीली फ्लो करने देते हैं दैट आर कंडक्टर्स, और अगर फ्रीली फ्लो ना करने दें, अपोजिशन ऑफर करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको बोलेंगे इंसुलेटर्स। ठीक है, एग्जांपल अगर बात करें कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और दैट इज ह्यूमन बॉडी भी है, टैप वाटर भी है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं होगा, टैप वाटर होगा कंडक्टर। ठीक, दूसरे होते हैं मटेरियल और सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ग्लास, रबर, ड्राई एयर एंड प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर करंट को फ्लो नहीं करने देंगे, करंट का मतलब ये चार्ज को फ्लो नहीं करने देंगे, जिस चार्ज के बारे में भी पढ़ा। और दूसरी बात करें अगर इंसुलेट कंडक्टर्स के बारे में, तो वो चार्ज को फ्रीली फ्लो करने देता है, जिससे कि करंट फ्लो करती है उनके अंदर। अभी देखते हैं करंट क्या होती, तो उनके अंदर करंट फ्लो करती है। ठीक, चलो ये इंसुलेटर और कंडक्टर हो गए। कंडक्टर में देखो ये है, यहां पर देखो जो ये ग्रीन कलर से बने वो एटम है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये पिंक कलर से जो दिखाए गए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखो बहुत ज्यादा है, तो ये कंडक्टर है। और इसमें देखो तो इसमें ना के बराबर होते हैं, ये ना के बराबर, इसमें वैसे ऐसे देखा जाए तो कुछ होते नहीं, फिर भी एक दो होते हैं। लेकिन अगर बहुत कम अमाउंट में अगर नेगेटिव चार्ज होगा दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ और नहीं होगा। आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े होंगे, तो एटॉमिक मॉडल में देखा होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का वो बहुत कम होता है, तो वो क्या करते हैं अपने सेल को छोड़ करके या अपने सेल को छोड़ देते हैं और पूरे लैटिस के अंदर मूव कर सकते हैं। तो पूरे लैटिस में अगर मूव कर सकते हैं तो जैसे ही आप पोटेंशियल का डिफरेंस लगाएंगे, अभी देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आप लगाएंगे वो मूव करने लगते हैं, धक्का मिलता है उनको। एक तरह से प्रेशर होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज को धक्का देता है कि मूव करो, जिससे कि करंट कंस्टिट्यूट होती है। ठीक, तो इंसुलेटर हो गए, वो कंडक्टर हो गए। सेमीकंडक्टर और भी मटेरियल होते हैं जिनके बारे में आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसे तो कम लेकिन इनसे ज्यादा होते हैं, और रूम टेम्परेचर के ऊपर देखा जाए इन जनरल तो वो उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में करंट को फ्लो नहीं करवाते। फिर भी कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज जब चाहिए होता है तो हम सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं। ठीक, आओ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। कुछ बढ़िया सा दिख रहा होगा, ये मान लो हमारे पास एक कंडक्टर का पीस लिया गया है और इसको क्या किया है हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है। तो अगर रूम टेम्परेचर पर रखा है तो क्या होगा, रूम का कुछ टेम्परेचर होगा, रूम के टेम्परेचर से ये एनर्जी लेगा और एनर्जी लेगा तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरह से जिगजैग पाथ पर मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई गैस भर दी जाए किसी कंटेनर के अंदर तो उसके मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो सिंपल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। देखो इसमें कोई भी डायरेक्शनल फ्लो नहीं है, कोई भी डायरेक्शनल फ्लो नहीं। कोई भी लाइन आप अगर खींचेंगे इसके अंदर तो देखेंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से पहली तरफ आ रहे हैं, तो यहां नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कुछ इस तरह से, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव लगा दिया जाए, तो निगेटिव पॉजिटिव का मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दैट मींस बैटरी और सेल लगाया गया है। तो बैटरी या सेल जैसे ही लगाएंगे आप तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं ये कैसे होंगे, अभी पढ़ा, निगेटिवली चार्ज होंगे। तो निगेटिव वाली प्लेट इस निगेटिव चार्ज को धक्का देगी, पॉजिटिव वाली प्लेट इन निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, जिससे ओवरऑल क्या होगा, वो जो रैंडम फ्लो था वो डायरेक्शनल फ्लो में बदल जाता है। और जब रैंडम फ्लो डायरेक्शनल फ्लो में बदलता है तो आप कोई भी सेक्शन ले लें, जैसे मान लीजिए हाथ हमारा यहां है, अगर यहां पर आप कोई भी सेक्शन लेते हैं, कोई सरफेस लेते हैं, तो उससे नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 है ना। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का जो नेट फ्लो है वो 0 है, या चार्ज का नेट फ्लो 0 है। अगर चार्ज का नेट फ्लो 0 होता है दैट मींस उस कंडक्टर से करंट फ्लो करती है।
तो अब इसके बारे में और बात करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया गया कंडक्टर के अक्रॉस तो उसमें इस तरह से जिगजैग मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर मान लो तुमने बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब प्रेशर, वो जो धक्का देगा चार्जेस को चलने के लिए, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट जैसी है, तो यहां से नेगेटिव प्लेट इन्हें पुश करेगी, पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी, तो ओवरऑल इनका डायरेक्शनल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो तो राइट साइड में हो रहा है और करंट फ्लो करती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसको बोला जाता है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज कंडक्शन करंट। तो यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर्स विद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए आप बैटरी जोड़ सकते हैं, सेल जोड़ सकते हैं। सेल और बैटरी कुछ अलग नहीं होते, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी ही कहा जाता है। ठीक, आओ इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। डिफाइन भी तो करना है क्या होती है करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। यहां पर जो आपने पढ़ा अभी, यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या है, डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है तो पर यूनिट टाइम किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। पर यूनिट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, पर यूनिट टाइम कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास कर जाएगा इधर की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो आओ डिफाइन करते हैं। डिफाइन है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए आपने एक सेल लगाया, बैटरी लिखा है लेकिन ये एक सेल ही है, अगर एक से ज्यादा सेल लगा दो तो बैटरी बन जाएगा। तो इसको कनेक्ट किया गया एक बल्ब के साथ, तो इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे, इस तरह से मूव कर रही है इसके अंदर करंट। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इस तरह से मूव करती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक, अभी देखा, तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए कि क्यों चार्ज को क्यों से दिखाते हैं, अभी देखा चार्ज को क्यों से दिखाते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू जिससे भी दिखाना चाहें आप। तो मान लेते हैं क्यू चार्ज टी टाइम में पास करता है, तो करंट कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जाता है क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होती है। तो चार्ज को क्या लिखा जा सकता है, चार्ज को लिख सकते हैं एनई। एनई क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लो चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो उसमें जो चार्ज को लिखा जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, वो लिखा जाता है एनई डिवाइडेड बाय में टी। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास कर रहे हैं या पास कर रहे हैं दिया गया है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे करंट का, करंट इज इक्वल टू एनई बाई टी। या चार्ज दिया गया है तो आप लगाएंगे आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जहां पर क्यों जो होता है एनई होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे वो यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में और भी बात करनी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। कैपिटल ए से लिखेंगे आप या फिर स्मॉल ए एमपीईआरई लिखेंगे, ध्यान से देख लेना। इसमें डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होती है, तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर को ऐसे डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर को लिखोगे तो 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड, तो वही लिखा है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर किसी क्रॉस सेक्शन से पास करता है किसी कंडक्टर के इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आपके सिलेबस में पूछी जाती है। तो जस्ट आप फार्मूले को रीअरेंज करके वहां से 1 एम्पियर बना सकते हैं। चार्ज को 1 रख दीजिए, टाइम को 1 रख दीजिए, तो 1 बाई 1 1 आ जाएगा। तो वहां से एम्पियर की 1 एम्पियर की वैल्यू मिल जाएगी आपको कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर पर सेकंड पास कर जाता है, दैट मींस 1 एम्पियर करंट वहां पर बनेगी उस कंडक्टर में। बढ़िया। स्मॉलर यूनिट्स जो होती हैं करंट की, वो क्या होती है, मिली एम्पियर होती है। मिली एम्पियर को कैसे लिखा जाएगा, तो आप जब भी बदलेंगे तो -3 से बदलेंगे। मिली का मतलब 1000 होता है और छोटा होता है तो 1 बाई 1000 होगा, 1 बाई 1000। तो उसको ऊपर जब लेकर के जाएंगे तो प्लस की 3 पावर होगी, वो -3 में बदल जाएगी। एक और होती है माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर को आप जब भी बदलना तो 10⁻⁻⁶। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा 5 माइक्रो एम्पियर, तो 5 माइक्रो एम्पियर का मतलब 5 × 10⁻⁻6 एम्पियर। जैसे आपसे कहा गया 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर का मतलब 3 × 10⁻³ एम्पियर। तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहां पर फिगर्स दिए गए हैं, आओ देखो इनको। यहां पर पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पहले की जो थियरी हुआ करती थी वो बताती थी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो वो कन्वेंशनल करंट होती थी, कन्वेंशनल करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाइपोथेटिकल डायरेक्शन होती थी। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा। इन द
इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो वो तो बात है, अभी देखा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कर रही थी। यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज चलेंगे तो करंट उसी डायरेक्शन में बनेगी, नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट लेफ्ट टू राइट बनेगी, उनके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। यहां पर जो करंट बनती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसको कंडक्शन करंट बोलेंगे आप, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनती है उसको कन्वेंशनल करंट बोलेंगे आप। तो यहां से देख सकते हैं, ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज हो गई, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। चलो आगे बात कर लेते हैं अमीटर। अमीटर क्या करता है? अमीटर करंट को मेजर करता है। ये देखो यहां पर है भी, ये देखो ये करंट को ये मेजर करता है। तो जैसे मान लो किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही है, उसको मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज करते हैं। इससे भी छोटा होता है गैल्वेनोमीटर, लेकिन उसका नहीं, हम एमीटर का यूज करते हैं। ये काफी ज्यादा रीडिंग तक ले सकता है, एम्पियर ऑर्डर तक की करंट को मेजर कर सकता है। तो अगर अमीटर को बोला जाए तो क्या करता है? अमीटर सबसे पहले करंट को मेजर करता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है। अगर आपके सिलेबस में कोई सर्किट बना है, उसमें एक डिब्बा है, मान लो ऐसा, मान लीजिए कि कुछ ऐसा डिब्बा है, ये ऐसा डिब्बा, यहां पर ए लिखा है, या ऐसा ना लिख करके ऐसे एक एरो लगा है, उसमें यहां ए लिखा है, तो इनका मतलब यही होता है, अमीटर ये है। एरो लिखा हो, डिब्बे के अंदर ए लिखा हो या एरो लगा हो उसके नीचे ए लिखा हो, तो इसका मतलब ये एम्पियर मेजर कर रहा है या अमीटर लगा है। अमीटर लो रेजिस्टेंस रखता है, आपके सिलेबस में इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। लो का मतलब कोई, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? यहां पर नाम ले रहे हैं उसका तो बता देते हैं। जैसे मान लो करंट चलेगी, तो करंट चलने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चलना, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो किससे टकराएंगे? नहीं टकराएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन खुद फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, साथ में उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन होंगे उनसे भी टकराएंगे। तो जब टकराएंगे लगातार तो कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर होगा ना, उसी अपोजिशन ऑफर को बोला जाता है रेजिस्टेंस। अभी इसको डिटेल में समझना है तो अभी के लिए याद रख सकते हैं, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, मतलब इससे जब करंट पास करती है तो ये बहुत कम अपोजिशन ऑफर करता है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा डिवाइस के साथ, थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस डिवाइस में भी करंट की वैल्यू को हमें मेजर करना, उसके साथ ले जाओ आप, इसे सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो सीरीज और पैरेलल क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए याद रखना है, बस जस्ट नॉलेज के लिए है कि ये अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, मतलब करंट फ्लो में सबसे कम अपोजिशन ऑफर करेगा, और आपके सिलेबस में तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा। आइडियल अमीटर होगा, पूरी की पूरी करंट पास करेगी, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, ठीक है। और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा उस डिवाइस के जिसके अक्रॉस आप करंट मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां आपके पास एक बल्ब है, ये कुछ ऐसा बल्ब है, ठीक है। तो यहां पर ये बल्ब है, इस बल्ब के साथ में यहां पर मान लीजिए आपने एक सेल जोड़ रखा है, ये कोई सेल जोड़ रखा आपने ऐसा, ये कोई सेल जोड़ रखा आपने। तो अगर ये सेल जोड़ रखा है कोई, तो यहां पर ये बल्ब है, और आपसे कहा गया कि चलिए बताइए बल्ब से कितनी करंट पास करती है। तो देखो एक ही तार है ना, पूरा का पूरा एक ही पूरा क्लोज सर्किट है। इसमें क्या कीजिए आप यहां पर अमीटर लगा दीजिए। ये अमीटर क्या करेगा, बल्ब में जाने वाली करंट को मेजर करके बता देगा कि कितनी करंट इसमें फ्लो कर रही। तो इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, मतलब जो भी डिवाइस है जिसके अक्रॉस हमें निकालना है करंट, उसी के साथ सीरीज में जोड़ दो, ये बता देगा कितनी करंट फ्लो कर रही है, ठीक। ये तो हो गया करंट, और करंट को कैसे मेजर किया जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं आराम से। कह रहे ए करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, देखो यहां पर यूनिट का बहुत ज्यादा रोल रहेगा, मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, मिनट में दिया गया ये भी। चलो फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो देखो आपको करंट दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो इन्होंने कहा है करंट दे रखी, टाइम दे रखा है, और पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो पहला फार्मूला लगाएंगे, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो लगाओ सोल्यूशन। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे चार्ज अपॉन टाइम। यहां पर अगर चार्ज को आप लिखेंगे, चार्ज को, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इनटू में टाइम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दे रखी 150 मिली एम्पियर, तो 150 अभी बताया, मिली एम्पियर को -3 से बदला जाएगा, और यहां पर 2 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आपके सामने आ जाएगा 18 कूलाम। तो ये 18 कूलाम चार्ज यहां से पता चल रहा है, क्योंकि ये फ्लो कर जाएगा।
सिंपल वे में बहुत आसानी से आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले आप फार्मूला लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, करंट इंटू टाइम बन जाएगी, करंट की वैल्यू रख देंगे, यूनिट का विशेष ध्यान रखना, टाइम की वैल्यू में यूनिट का ध्यान रखना और मल्टीप्लाई करा देना, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो कह रहे हैं ए करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 10 एम्पियर। देखो यहां पर 10 एम्पियर करंट दे रखी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू पर सेकंड। कह रहे पर सेकंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, बिल्कुल सही, करंट इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को लिख देंगे NE/T। तो क्या होगा सोल्यूशन इसका, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज NE/T। यहां से n की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर करंट की वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो 10 एम्पियर करंट है, n की वैल्यू पता नहीं, E की वैल्यू उन्होंने खुद ही दे रखी है कि चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उन्होंने कहा है पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो यहां पर हमने 1 सेकंड रख दिया। अब यहां से हमने n की वैल्यू निकाली, तो n की वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या होगा, ये तो इधर लिखा है तो 10 इधर लिखा रहेगा और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 10/1.6 इंटू 10⁻19 ये बनेगा 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास करेंगे उस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से। तो अगर कहीं पर भी कोई क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दो ही तरह के फार्मूले आपके सिलेबस में, एक तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू में NE जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है I इज इक्वल टू में Q अपॉन T या फिर NE/T। बहुत बढ़िया, यहां से आप इलेक्ट्रिक करंट के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने जो पढ़ा वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इट इज पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि दो चार्जेस अगर सेम नेचर के उनको पास लाओ तो वो बाहर की तरफ धक्का देते हैं, मतलब अगर छोड़ोगे तो दूर चले जाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है आपने दूर रखा है छोड़ेंगे तो वो पास में चले आते हैं। तो ये पास में चले आते दूर चले जाते हैं, इसका मतलब फोर्स लग रहा है और आने जाने में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, तो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या यहां वर्क डन करने की कैपेबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है, चार्ज की वर्क डन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन पोटेंशियल को बुकिश लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई यूनिट चार्ज है वो बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, बहुत दूर रखा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आओ इन सब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है किसी चार्ज के अराउंड जिसमें उस चार्ज की दादागिरी चलती है, ऐसे समझो। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, अगर इसको चार्ज कर दिया जाए तो ये अपने अगल बगल एक ऐसा फील्ड बनाएगा कि इसके जैसा अगर कोई चार्ज आएगा तो ये उसे धक्का देगा, मतलब रिपेल करेगा। लेकिन अगर इससे अपोजिट कोई चार्ज आया तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अगल बगल वो रीजन बन जाता है, इसके अगल बगल वो रीजन बन जाता है जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी ऑफ चार्ज। सेम पोलैरिटी का चार्ज होगा रिपेल होगा, डिफरेंट पोलैरिटी का चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो देखो पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड निकलता है वो बाहर की तरफ निकलता है। ये आप 12th में बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहां पर याद रखिए पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलता है, नेगेटिव में अंदर की तरफ निकलता है। तो जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का देगा, तो रेडियल डायरेक्शन में इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ये रिपेल करेगा। ठीक है, यहां पर अगर मान लो ये कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज अगर रखा जाए तो रेडियल डायरेक्शन में इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जस्ट सिंपल एज याद रखना है आपको। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है और ये मार्कर पॉजिटिवली चार्ज है, इन्फिनिटी पर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको अगर हम लेकर के आएंगे तो ये मार्कर क्या उसे धक्का नहीं देगा, रिपेल नहीं करेगा, करेगा। तो रिपेल करेगा, इसका मतलब ये उस पर फोर्स लगाएगा दूर जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम उसे इसकी तरफ लेकर के आएंगे। तो अगर जब हम इसकी तरफ लेकर के आएंगे तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फोर्स। जो भी यहां पर फोर्स बना होगा उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय में जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं उसका अमाउंट, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन,
ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज अगर लाया जाता है, इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? अपने अगल बगल का रीजन, चार्ज पार्टिकल के अगल बगल का रीजन जिसमें वो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा अदर चार्ज पार्टिकल को। तो अगर उसमें हम रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन के अपोजिट वर्क डन करके हम ले आ रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, तो वर्क डन अपॉन में डब्ल्यू वर्क डन हो गया, और डिवाइडेड बाय में चार्ज पार्टिकल को डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। तो आओ इसके बारे में बात करते हैं। ये तो वही डिफिनेशन हो गई। इफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, क्यों, यहां पर सिर्फ क्यों है, लिख देते हैं, इसको हटाओ यहां से, इधर ले आओ, यहां पर सिर्फ क्यों है, क्यों, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर लाएं, इस डब्ल्यू, वर्क डन जो है डब्ल्यू है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ऑफ दैट पॉइंट क्या होगा? तो वी जो पोटेंशियल होगा वो लिखा जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अब यहां से देखो वर्क डन किस में होता है, तो आप कहेंगे जूल में होता है, पढ़ा है बचपन से, ठीक है। और चार्ज किस में लिखा जाता है, तो आज ही पढ़ा, किस में लिखा जाता है, कूलम में लिखा जाता है, ये कूलम में चार्ज लिखा जाता है। तो चार्ज हो गया कूलम में, ये हो गया जूल में। तो बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, जूल पर कूलम। तो द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वोल्ट। तो अब याद रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर के आते हैं, मूव करा के लेकर के आते हैं, तो वर्क डन और डिवाइडेड बाय में उस चार्ज का मैग्नीट्यूड वो होता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस वोल्ट, या फिर बोल सकते जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को शॉर्ट फॉर्म में वोल्ट बोला जाता है। बढ़िया, आगे आओ बात करते हैं। आगे ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात कर लो, पोटेंशियल तो पढ़ लिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वहां पर रेफरेंस क्या लिया जाता है, इंफिनिटी। और पोटेंशियल डिफरेंस बात की जाती है तो कोई दो पॉइंट, मान लो कोई फील्ड है किसी चार्ज पार्टिकल ने बनाया होगा, उसमें दो पॉइंट पिक कर लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को ले जाओ, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होता है और डिवाइडेड बाय उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। तो क्या होगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए कि यहां पर पोटेंशियल V1 है, यहां पर पोटेंशियल V2 है, एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां ले जाएगा। ये एरो बता रहा है कि चार्ज पार्टिकल पहले यहां था, फिर अब यहां ले जाया जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, जो भी होगा। तो अगर हम चार्ज पार्टिकल को इधर से इधर की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहां से कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस बनेगा, वो पोटेंशियल का डिफरेंस लिखा जाएगा वर्क डन W डिवाइडेड बाय में। क्यों, बस दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता। यहां पर डेल्टा V का मतलब V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, जस्ट यहां पर आपको मैग्नीट्यूड लेना है कि क्या होगा डिफरेंस, ठीक। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है, तो आपको याद रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है, एक तरह का प्रेशर होता है जो चार्ज पार्टिकल को धक्का देता है कि आगे बढ़ो, ठीक है। इसीलिए कंडक्टर में जब बैटरी लगाई गई या सेल लगाया गया, तो उसने क्या किया, धक्का दिया, जिसकी वजह से करंट बनी। तो एसआई यूनिट इसकी भी सेम W बाई क्यू अगर लिखा गया है, तो ये लिख सकते हैं जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, दोनों की यूनिट सेम आएगी। दोनों के फार्मूलों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो इंफिनिटी और किसी पॉइंट के बीच में डिफाइन किया जाता है, ये डिफाइन किया जाता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। यहां पर कोई भी पॉइंट इंफिनिटी नहीं होता, ठीक। यहां पर डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पूछी जाती, तो बता दो डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट क्या होगी। इसको 1 वोल्ट करना है तो 1 जूल और 1 कूलम लिख दो। तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर 1 कूलम चार्ज को लेकर के जाया जाए और उसमें वर्क डन अगर 1 जूल हो रहा है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस की अदर यूनिट्स क्या होती हैं, तो अदर यूनिट्स मिली वोल्ट हो सकता है, माइक्रो वोल्ट हो सकता है, किलो वोल्ट हो सकता है, मेगा वोल्ट हो सकता है। इनमें डिफरेंस देख लो क्या होता है। मिली वोल्ट होगा तो अभी देखा मिली एम्पियर -3 से बदला जाता है, और अगर माइक्रो होता है तो -6 से बदला जाता है। किलो वोल्ट होता है तो जानते हैं आप, जैसे 1 किलो का मतलब हो तो ग्राम में बताइए कितना होगा, तो 1000 ग्राम होगा ना, इसका मतलब 10 टू द पावर 3 होगा, तो 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। मेगा की बात की जाए तो वो 6 लिखा जाता है, ठीक।
ये छोटी यूनिट भी है, बड़ी यूनिट, तो ऊपर वाली छोटी यूनिट, नीचे वाली बड़ी यूनिट हो गई, ये अदर यूनिट्स हो गई। ठीक, वोल्ट मीटर, इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो जैसे अभी पढ़ा, करंट को कौन मेजर करता है? अमीटर मेजर करता है। अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, सीरीज में कनेक्टेड की जाती है, और लो रेजिस्टेंस का मतलब स्मॉल अपोजिशन, बहुत कम अपोजिशन ऑफर करती है, और सीरीज में कनेक्ट किया जाता है जिस डिवाइस के अक्रॉस हमें करंट बतानी हो। वोल्ट मीटर क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को मेजर करता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, आपको लैब में जाएंगे तो ऐसा दिख जाएगा। ये क्या मेजर करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को मेजर करता है। ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, मतलब जहां पर भी इसे लगाएंगे आपके सिलेबस में, उससे कोई करंट पास नहीं करेगी। ठीक है, इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उसके अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। तो इसको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस का मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बहुत ज्यादा अपोजिशन ऑफर करता है इन करंट फ्लो। ठीक है, तो इसको ऐसे जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां आपने एक सेल जोड़ रखा है, ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है, और यहां पर मान लीजिए आपसे बताया गया कि एक बल्ब जोड़ा गया है, सेम वही, और किसी ने कहा बल्ब के अक्रॉस चलो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो क्या करना, आप यहां से एक टैप रखना, यहां से एक पॉइंट रखना, और यहां से ले जाना और इसमें कनेक्ट कर देना। तो देखो यहां से बाईपास ले जाकर के तुमने कनेक्ट किया, तो बाईपास ले जाकर कनेक्ट किया तो ये वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, वोल्ट मीटर आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, जैसे वहां पर मीटर में देखा एरो बना हो, वी नीचे लिखा हो या वी डिब्बे के अंदर ही लिखा हो, गोले के अंदर लिखा हो। तो अगर इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो इसके पैरेलल में हमें ले जाकर के इसे जोड़ना होगा। आपके सिलेबस में जब करंट यहां से चलेगी इस सेल से, इस रास्ते जाएगी, इस रास्ते जाएगी, इस रास्ते जाएगी, इस रास्ते जाएगी, सिलेबस में आपके इस रास्ते नहीं जाएगी, क्योंकि हम आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में बात किया करेंगे। ठीक, तो ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। तो अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज मेजर करता है, या फिर कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। चलो आगे बात करते हैं। आगे है क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन किया जाएगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 15। कह रहे हैं 2 पॉइंट है जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 15 दिया गया, 3 कूलम चार्ज को अगर ले जाया जाए तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो फार्मूला देखो क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। पढ़ा अभी, पर यूनिट चार्ज वर्क डन जो होता है वही होता है पोटेंशियल। तो अगर यहां से पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, हम फार्मूला निकाल लें। देखो पहले अगर यहां से वर्क का फार्मूला निकालोगे आप, तो चार्ज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था, चार्ज और मल्टीप्लाई हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 15 दिया गया, चार्ज दिया गया है 3, तो यहां पर हो जाएगा 15 इंटू 3, तो यहां से आंसर निकल के आएगा 45 जूल। देखो कितना इजी है, जस्ट फार्मूले पता है, उनमें वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर देना। कुछ और भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, कैसे? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, 2 बैटरी के टर्मिनल हैं, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इफ वर्क डन इस बार दिया गया है 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम। चार्ज दिया गया, वर्क डन दिया गया फ्रॉम वन टर्मिनल टू द बैटरी टू द अदर टर्मिनल। तो लगाओ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन देखो दिया गया 100 जूल और चार्ज की वैल्यू कितनी दी रहेगी 20, रख दो आप, तो 100 अपॉन 20 तो हो जाएगा 5 वोल्ट। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, फार्मूले पता हो, वैल्यू रख दीजिए। अब इनमें से 3 को रिलेट किया गया तो 2 की वैल्यू दी जाएगी, किसी तीसरे की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, जैसे वोल्टेज और वर्क डन और चार्ज। ठीक, चलिए अभी तक बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी बताया कि उसका लो रेजिस्टेंस होता है मीटर का, और वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है। कि रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन इन करंट फ्लो। सिंपल वे में समझिए, मतलब करंट चलती है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने आयन के साथ कोलाइड करते हैं। अपने आयन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई कॉपर का कंडक्टर है तो कॉपर आयन भी तो होंगे। कॉपर अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके बाद वो आयन में बदल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या अपने आयन के साथ कोलाइड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जब वो उसके साथ कोलाइड करेंगे तो क्या उनमें कोई अपोजिशन ऑफर नहीं होगा मोशन में? तो अपोजिशन ऑफर होगा। उसी अपोजिशन ऑफर को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
मतलब कंडक्टर में अभी देखा प्रॉपर्टीज, कंडक्टर के बारे में बात की। कंडक्टर वो जो बहुत ज्यादा फ्रीली इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पर फ्लो होने देते हैं, चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर फ्रीली जाने देते हैं, ठीक है, वो कंडक्टर्स होते हैं। उनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट को ले जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, दीज इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने देखा था पहली इमेज जो बनी थी उसमें क्या था, रैंडम फ्लो था, तो वो किधर भी मूव कर रहे थे। और जैसे सेल लगाया गया या बैटरी लगाई गई, जैसे डायरेक्शनल फ्लो चलने लगा। तो जब डायरेक्शनल फ्लो होता है इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो एक पर्टिकुलर स्पीड आ जाती है जिसको ड्रिफ्ट स्पीड बोला जाता है। तो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, फ्रॉम द एंड एट लो पोटेंशियल टू द एंड एट हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगते हैं। तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई से लो की तरफ मूव करने लगेगी, इसके अपोजिट। While drifting, they collide with other electron as well as fixed positive ion. Fixed positive ion के साथ कोलाइड करते हैं और अदर इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्लो में अपोजिशन ऑफर होता है। इसी अपोजिशन को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे यहां ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि L लेंथ का कंडक्टर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो क्या होगा, इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये फिक्स है, पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, पॉजिटिव चार्ज फिक्स है। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है, मूव करता है, तो इसमें लगातार टकराता रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देखिए इस आयन से टकराया, फिर इधर अपनी डायरेक्शन को मूव कर लिया, दूसरी तरफ बदल गया, ये इससे टकराया इधर अलग चला गया, इससे टकराया अलग चला गया, यहां पर ये टकराया इधर चला गया, ये लगातार चल रहे हैं, इधर टकरा रहे अलग, मतलब हर एक टक्कर, हर एक कॉलिजन के बाद ये अपनी डायरेक्शन को बदल रहे हैं। तो अगर हर एक डायरेक्शन आप कॉलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन को बदल रहे हैं, तो क्या उतना फ्रीली मूव कर पा रहे हैं जितना हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था? नहीं, यहां पर कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर होता है और दैट अपोजिशन इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक फिगर और देखना चाहो देख लो। जैसे देखो ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लगातार रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और अगर बैटरी भी लगाई जाती है तो बैटरी के इफेक्ट जब आता है, पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई होता है, प्रेशर जब अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं हम वोल्टेज, तो वो क्या करता है, इनको मूव तो करवाता है लेकिन वो मूव करते हुए भी कोलाइड करते रहते हैं। तो जो अपोजिशन ऑफर होगा उसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन तो मतलब इसका बारे में तो हो गया कि क्यों ऑफर होता है, इसकी डेफिनेशन अब हमें समझनी है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये देखिए कि ये बहुत ठंडा सा वायर है, देखिए यहां पर सेल खुला है, ठीक है, सेल को जैसे बंद किया गया तो इधर से देखिए इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये देखो हॉट वायर है, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ वायर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रूम टेम्परेचर पर बात की जा रही होती तो रूम टेम्परेचर पर केवल रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेकर के वो इधर उधर मूव करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं आप तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं, तभी तो करंट बनी थी। तो यहां पर क्या है, इसका टेम्परेचर कम है तो इसमें टेम्परेचर कम होगा, तो ये बहुत कम, मतलब क्या होगा, इनमें बहुत कम वाइब्रेशंस होंगे और डायरेक्टली आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो जब आप गर्म करेंगे तो इनके वाइब्रेशंस काफी तेजी से बढ़ जाते, फिर भी इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करते क्योंकि सेल तो लगा ही है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है। तो आओ अब डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको पेपर में लिखनी है। द ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऑपोजिशन offered by a conductor to the flow of electric current is called its resistance. It is denoted by R. तो आप क्या लिखेंगे, the opposition offered by a conductor to the flow of electric current is called resistance. It is denoted by capital R. ठीक है, और इसकी यूनिट के बारे में अगर बात करें, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम आगे हम पढ़ेंगे, जॉर्ज साइमन ओम थे, उनके नाम पर पढ़ा था इसका नाम। तो ओम होती है इसकी यूनिट। सिंबल ओमेगा, कैपिटल ओमेगा होता है, ग्रीक लेटर का सिंबल कैपिटल ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप 1 किलो ओम की बात करते हैं तो पावर 3 से लिखेंगे, किलो का मतलब 3 होता है। मेगा की बात करें तो 6 से लिखेंगे और गीगा की बात करें तो 9 से लिख सकते हैं। तो ये बड़ी यूनिट्स होती हैं, आपको ओम में, किलो ओम में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी मिली ओम भी दिया होता तो -3 से बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया डेफिनेशन। आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये SI यूनिट्स लिख देंगे। ठीक, SI यूनिट तो एक ही है, बाकी ये बड़ी यूनिट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना है आपको, कभी दे दिया जाए तो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अब क्या होती है, तो एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब करंट फ्लो करती है तो अपोजिशन ऑफर होता है। करंट फ्लो में अपोजिशन जो ऑफर होता है दैट इज रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, ये देखो लिखा है। तो क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय G, जैसे उसको R से डिनोट करते हैं, इसको G से डिनोट करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ ईज विद विच ए चार्ज कैन फ्लो इन अ कंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाय G। ये बताता है कि चार्ज कितनी आसानी से किसी कंडक्टर में फ्लो कर सकता है।
रेजिस्टेंस क्या बताता है? चार्ज कितनी मुश्किल से कंडक्टर में फ्लो कर सकता है, और ये बताता है कितनी आसानी से कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो सकता है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन तो हो गई। फार्मूला बनेगा G इज इक्वल टू 1/R। ठीक, यूनिट क्या आएंगी? तो देखो R की यूनिट अभी आपने बताई ओम होती है, तो ओम को OHM लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है मोहो, MHO, या फिर ओम इनवर्स आप लिख सकते हैं, या फिर इसे साइमन भी लिख सकते हैं। जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम था उनका, तो उनके नाम पर भी यूनिट दी जाती है इसकी। ठीक है, ये ऐसा हो गया। इसके बारे में और आगे बात करें कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर G को 1/R के साथ रिलेट किया गया, लेकिन R खुद किन चीजों पर डिपेंड करता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहां पर डेफिनेशन है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो लेंथ होती कंडक्टर की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। दूसरा क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए कि कंडक्टर है, ये कंडक्टर मान लेते हैं, तो कंडक्टर का ये वाला जो एरिया होता है जिसमें करंट फ्लो करती है, उस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जितना लंबा वायर होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एंड से एंटर करेगा, दूसरे एंड पर पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा बार कोलिजन करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर मान लो उसकी मोटाई ज्यादा हो जाए तो उसे कोलिजन कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब है उसके रेसिप्रोकल होता है। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। ये किस मटेरियल का बना इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस वेयर एज अदर हैव हाई रेजिस्टेंस। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जैसे कंडक्टर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस जनरली कम होता है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस जनरली ज्यादा लिखा जाता है। अब इन सबको अगर कंबाइन कर लिया जाए तो हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, और इसको अगर हम लिखेंगे L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो R L को ऊपर लिख दिया, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल L को नीचे लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, दैट इज रो। इसको क्या पढ़ेंगे आप? रो पढ़ेंगे। ठीक है, रो पढ़ा जाता है, ग्रीक लेटर का सिंबल है। Rho is the constant of proportionality and it is called resistivity or specific resistance of the conductor. It depends on the nature of the conductor. मटेरियल का जो भी कंडक्टर होगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में उसका नेचर क्या है उस बात पर डिपेंड करता है। तो ये रो हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हमारे पास एक फार्मूला आ गया बन के, रो L/A। रो होता है रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जिसको रो कहा गया अभी, तो कह रहे हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज शेप ऑफ द कंडक्टर, इट डिनोटेड बाय रो। कह रहे हैं कि ये जो रो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, जिससे मटेरियल बना होगा, कंडक्टर जिससे बना होगा, जिसमें करंट फ्लो कर रही होगी। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती मटेरियल का साइज क्या है, शेप क्या है, ये डिपेंड करती है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आगे अभी हम देखेंगे। ठीक, तो अभी पढ़ा R इज इक्वल टू रो L/A होता, तो रो इज इक्वल टू R L/A हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, SI यूनिट तो ये आ गई। यहां पर देखिए, बता देते हैं एक बार फिर से। देखो R इज इक्वल टू आपने लिखा रो L/A, तो अगर यहां से आपको रो की वैल्यू लिखी जाए तो क्या आप लिखेंगे R, यहां पर बन जाएगा A/L। इसको सही कर लेना, यहां पर अलग कुछ होगा, यहां अलग होगा, तो यहां पर A आएगा, यहां पर A आएगा, और यहां पर L आएगा। ठीक, यहां पर L आएगा, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू में R A/L। तो यहां पर देखिए R को आपने किस में मेजर किया, तो R को आपने लिखा कि हम इसे ओम में लिखने वाले हैं, तो कैपिटल ओमेगा सिंबल दे दिया। और A को किस में लिखेंगे आप, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ होगा मीटर में, तो इससे कैंसिल करवा दो, तो ओम इंटू में मीटर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल, ओम इंटू मीटर आएगा। तो इसका जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो ओम मीटर लिखी जाती है। रो इज इक्वल टू में R A/L लिखा जाएगा। चलो बढ़िया है, लिख लेना इसे। आगे बात करते हैं, कंसीडर द कंडक्टर हैविंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। क्या मतलब है? ये बोल रहे हैं कि अगर यहां से लिखा जाए
कि रो की अदर डिफिनेशन क्या हो सकती है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है या रेजिस्टिविटी जिसको रो कहा गया उसकी अदर यूनिट क्या हो सकती। तो आप एल को 1 कर दो, ए को 1 कर दो, ए और ए 1 1 हो गए, तो यहां से देखिए रो की वैल्यू आर हो गई। तो ये बोल सकते हैं consider the conductor having unit area of cross section and unit length, then the specific resistance or resistivity is defined as, it can be defined as the resistance of the conducting material having unit cross sectional area and unit length. यूनिट लेंथ है, अगर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उसका रेजिस्टेंस ही बराबर हो जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, ठीक है, या फिर रेजिस्टिविटी के। एक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, तो जिसे पढ़ा आर का रेसिप्रोकल जी होता है, कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। वैसे ही जो सिग्मा रो होता है, रो का रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इसे सिग्मा पढ़ा जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा तो बताएंगे 1 बाई रो बनेगा, और रो का जो सिंबल बनता है उसका जस्ट उल्टा यहां पर लिख देंगे। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम, तो ओम का उल्टा मोहो, और मीटर तो मीटर का उल्टा मीटर इनवर्स, तो ओम मोहो पर मीटर, या इसको आप साइमन पर मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक। यहां पर आप अगर फार्मूला लिखना चाहेंगे तो रो का फार्मूला रख देना, रो का फार्मूला आया था आर और ए बाई एल, तो पलट के क्या हो जाएगा यहां पर लिख देते हैं, आपको जरूरत लगे अगर कभी तो यहां पर लिख लेना फार्मूला। रो का फार्मूला अभी पढ़ा आर, यहां पर ए बाई एल, तो आप यहां से लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, तो रो की वैल्यू आ जाएगी आर ए बाई एल, तो यहां से बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू में 1 बाई आर, और यहां पर हो जाएगा एल बाई ए। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई आर क्या होता है तो ये जी होता है, यहां पर एल बाई ए हो जाएगा। जी का मतलब कंडक्टेंस से है, तो आप इस तरह से भी फार्मूले को याद रख सकते हैं, इसको लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, लगाना तो चाहिए क्वेश्चन क्योंकि फार्मूला पढ़ा है। तो क्या है, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 100 मीटर, तो लेंथ दिया है और रेडियस दे रखा है। अब देखो रेडियस दिया है, एरिया नहीं दिया है, तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कंडक्टर जब बनाए जाते हैं उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया लिखना जरूर बहुत आसान है, मैथ में पढ़ रहे होंगे आप, सर्किल में भी पढ़ा होगा, तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस, रो की वैल्यू दे रखी है, तो फार्मूला क्या है पहले वो बताओ। आर इज इक्वल टू रो एल बाई होता है, तो आर की वैल्यू यहां से क्या होगी, रो कितना दिया गया है 1.76 इंटू 10 टू पावर 8 हो गया, इनटू में एल की वैल्यू क्या है, तो एल की वैल्यू 100 मीटर रख दो, और यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या होती 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, इन्होंने क्या दिया है 1 मिलीमीटर दिया है, तो 1 मिलीमीटर को आप अगर मीटर में बदलेंगे तो -3 से बदलेंगे, तो 1 इंटू 10 टू पावर -3 होगा, तो 1 को लिखने की कोई नीड नहीं, 10 टू पावर -3 डायरेक्ट लिख दो, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो देखो पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे आप तो 0.55 ओम आ जाएगा, तो इस तरह से आप प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखो फार्मूला पढ़ा, लगाना बहुत इजी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक। बाकी अगर फार्मूला याद है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक अगला क्वेश्चन बताइए, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ नाइक्रोम वायर है 6 ओम, 1 मीटर का वायर है, 6 ओम रेजिस्टेंस है, तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज 70 सेंटीमीटर। तो क्या बोला कि पहले 1 मीटर था तो 6 है, तो इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड कि 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना 6 है, तो कितने का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 70 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो आइए लगाते हैं फार्मूला। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा आर होता है रो एल बाई ए, तो यहां से अगर हम पढ़े R1 पहली बार, तो R1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, रो एल बाई ए, तो R1 की वैल्यू रो और 1 मीटर डिवाइडेड बाई में ए हो जाएगा, और R2 की वैल्यू रो, एल की वैल्यू यहां पर 70 सेंटीमीटर है लेकिन रखनी मीटर में, तो 0.7 मीटर अपॉन 2 हो गया, ठीक। तो यहां से R1 बाई R2 की वैल्यू आ गई 1 बाई 0.7, तो देखो यहां 0.7 ही, तो 1 बाई 0.7। अब यहां पर वैल्यू रखनी है, तो R1 की वैल्यू पहले क्या दे रखी थी 6, तो 6 दे रखी थी, यहां पर R2 हो गया, और ये देखो ये जो लिखा है पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, तो 10 और 7 यहां पर हो गए। अब R2 की वैल्यू आप बता दो कितनी आ जाएगी, तो R2 आ जाएगा यहां से, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 7 42 हो गया, डिवाइडेड बाई में 10, तो यह हो गया 7.2। अगर आपको इस तरह से नहीं लगाना, आप डायरेक्ट जल्दी में थे, तो आप इस तरह से भी लगा लेते, इसे मान लेते कि 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब ये 6 ओम हो गया ना, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा 6/100 ओम,
पर सेंटीमीटर हो गया। तो 6/100 और पर सेंटीमीटर ये क्या है, ओम पर सेंटीमीटर। और हमें कितने सेंटीमीटर का चाहिए, 70 सेंटीमीटर का चाहिए। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और यहां एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 42 डिवाइडेड बाई में 10, यहां से भी वैल्यू आ गई 4.2 ओम। तो चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। ठीक, लिख लिया होगा, आगे आओ बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बदल रहा हो तो रेजिस्टेंस कैसे बदलता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज आर नॉट। तो अगर T डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए RT, तो दोनों में रिलेशन होता है RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या होता है, तो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम लिखते हैं पर डिग्री सेल्सियस में। इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस होती है, याद रखना इसे। तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक, जिस टेम्परेचर पर आपको निकालना वो टेम्परेचर यहां रख दो, 0 पर ये होता ही है, अल्फा और इंटू टी टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक, अल्फा की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस लिखी जाती है और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अगर रखेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है जिस पर खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आओ पढ़ते हैं। वो टर्म क्या है, वो टर्म है जैसे मान लीजिए आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके इसे हम खींच दें, तो अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके हम इसे खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, ये कम पतला रह जाएगा। पहले मोटा था तो पतला हो जाएगा, और पहले छोटा था तो अब बढ़ जाएगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो क्या है, when a conductor is stretched, increased its length, then its area of cross section decreases accordingly, but the volume area of cross section into length, volume का मतलब क्या है, area of cross section into length of the conductor remains the same। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ पहले L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, रेजिस्टेंस R1, रो है इसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको खींच दिया गया तो लेंथ हो गई L2, एरिया हो गया A2, रेजिस्टेंस R2, रो तो बदलेगा नहीं क्योंकि मटेरियल तो सेम है। तो यहां पर आपके पास जो फार्मूला बनता है, जैसे मान लीजिए कि L1 पहले दिया था, L2 बाद में दिया है, कहा गया कि मान लीजिए कि 10% लेंथ बढ़ा दी गई, तो 10% लेंथ बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 10% लेंथ बढ़ाने का मतलब कुछ ऐसा होता है। देखिए 10% लेंथ बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा, जैसे मान लीजिए कहा गया कि x% लेंथ बढ़ाई गई, तो कहेंगे आप पुरानी वाली लेंथ जो होगी वो नई वाली लेंथ तो है ही, उस नई वाली लेंथ में x% और बढ़ गया, तो x% का मतलब x/100 होगा कि नहीं होगा, कहोगे बिल्कुल होगा। तो अगर यहां से हम लिख दें L2, तो आप कहेंगे L1 कॉमन ले लो, तो हम L1 कॉमन ले लेंगे, 100 इधर चला जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, प्लस x डिवाइडेड बाई में 100 हो जाएगा। तो हमने वही लिख दिया है, देखिए L1/L2, तो L1/L2 लिखा तो 100 इधर चला गया और डिवाइडेड बाय में 100 प्लस x हो गया। तो जब भी कभी L2 और L1 में रिलेशन परसेंटेज के हिसाब से बदलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, L1/L2 को 100/100 प्लस x लिख देना है, दैट्स इट। ठीक हो जाएगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। फार्मूला याद रखिए, R1/R2 जो लिखा जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर होगा, A2/A1 का होल स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ चेंज दिया है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, लेंथ के हिसाब से चेंज दिया तो वो लगाएंगे। ठीक, परसेंटेज चेंज निकालना हो तो क्या करेंगे, कहेंगे कि यहां पर R2/R1 - 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा R2/R1 - 1 इंटू में 100 भी लिखा जाएगा, तो इसको यहां से भी ऐसे याद रख सकते हैं, चाहे जैसे लिख लें, कुछ खास नहीं होता। जैसे आपसे कहा गया कि यहां पर चलिए बाद वाला रेजिस्टेंस, पहले वाला रेजिस्टेंस बताइए, और पहले वाले रेजिस्टेंस पर हम चेंज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लेंथ को n टाइम्स कर दिया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, जैसे मान लीजिए L1/L2 है तो L1/L2 मान लो कह दिया गया, पहले लेंथ 1 थी अब हो गई n, पहले लेंथ L थी तब NL हो गई, तो L अगर यहां होगा L यहां होगा, कट नहीं जाएगा। तो यहां पर अगर लेंथ का रेशियो 1/n दिया गया है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है वो कितना हो जाता है, तो उसको आप लिख लेंगे, यहां से हम अलग से लिख देते हैं, उसके लिए आप लिख लेंगे n² टाइम्स हो जाता है।
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यहां रख लो ना L1 बाई L2 तो 1 बाई एन बन जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन स्क्वायर इंटू में R1 इज इक्वल टू में R2 होगा, तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो लेंथ मान लीजिए आपने दोगुनी कर दी, रेजिस्टेंस 4 गुना, लेंथ आपने 3 गुनी कर दी, रेजिस्टेंस 9 गुना, लेंथ आपने 5 गुनी कर दी, रेजिस्टेंस 25 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चेंज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे याद रखेंगे। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस तक की क्लास को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्किट से डील करना शुरू करेंगे, सर्किट क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सर्किट के एलिमेंट क्या होते हैं, और सर्किट जब कंप्लीट होता है तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन दैट इज ओम्स लॉ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में हम लोग देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें करंट डिवीजन रूल पढ़ेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ेंगे और उनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए अब तक का जो पोर्शन हम लोगों ने थ्योरी का कंप्लीट किया है आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन